तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज। हमारा लेक्चर है यूपीएससी पीवाईक्यू 1979 टू 2024। यूपीएससी ने अब तक जितने भी 1979 से 2024 तक जो क्वेश्चन पूछे हैं, इंडियन इकोनॉमी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर एक टॉपिक है मनी, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मैं जो मनी से जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक वो मैं डिस्कस करूँगा। एंड उसके अलावा जामिया आरसीए में 2023-24 में जो भी मनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इस पीडीएफ के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। और आतिया फाउंडेशन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मनी से वो भी इसके अंदर डाल दिए गए हैं। इस वीडियो को बनाने के बाद आप लोगों को मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे पढ़ना अच्छे से। जितने भी मनी के क्वेश्चन आए हैं वो सब आपके पक्के हो जाएंगे आज ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बगैर देरी करे हुए। तो हमारा जो ये पूरा मैंने लिख दिया, इस पे अगला जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी देखो ये पूछा था, यूपीएससी 2024 में पूछा ये वाला क्वेश्चन। तो 2024 में कहा है इन्होंने, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, मोटर वाहन और मुद्रा की अदला बदली। अब ये हिंदी में है, इंग्लिश में हम नीचे चलेंगे। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सचेंज ट्रेड फंड ईटीएफ, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप, विच ऑफ द एबव विच आर कंसिडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये बताना हमें कि ये इनमें से ऊपर के जो तीन हैं इनमें से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारे कौन कौन से हैं। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारी, ठीक है, वो हमें पहचान करनी है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पे मनी हमारा मनी की जो लेन देन होता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहे जाएंगे। तो इसकी थीम क्या होगी, थीम ये होगी कि टोटली बेस्ड है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे हमारा। तो पहला जो है ईटीएफ, ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। ईटीएफ क्या है, एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट है ये। और ये जो है एक्सचेंज जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और हमारा बीएस यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इसे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको ध्यान से सुननी है और एक कॉपी पेन लेके उस पर नोट करते जाना है, ठीक है। जो थीम निकलेगी इसके आसपास की जो चीज़ें होंगी वो मैं सब आपको इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद है हमारा दूसरा ऑप्शन पे हम देखते हैं मोटर व्हीकल्स। अब मोटर व्हीकल्स तो जो है इसमें कोई ऐसा लेन देन नहीं होता हमारा उस पैसे का। इस ये जो है एक तरीके से क्या है, व्हीकल है और रोड पे ये चलता है, ठीक है। तो इसे हम उसमें कंसीडर नहीं कर सकते, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम नहीं कर सकते इसे। ये क्या है, एक टेंजिबल एसेट है हमारा, यानी कि भौतिक संपत्ति है। एंड तीसरा है हमारा मुद्रा अदला बदली, करेंसी स्वैप क्या है ये देखते हैं। करेंसी स्वैप किसे कहते हैं, जो स्वैप है उसका मतलब होता है अदला बदली। जब दो कंट्री या फिर दो फाइनेंशियल हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एक एक सर्टेन टाइम के लिए, और जो हमारा वो करेंसी होती है उसकी अदला बदली की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, करेंसी स्वैप कहते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई कंपनी ए है, कोई कंपनी क्या करती है, अमेरिकी डॉलर में उसने क्या किया, लोन चुकाना है उसे, लेकिन उसके वो क्या करती है यूरो में ही मतलब लोन ले सकती है दूसरी कंपनी। तो इस तरीके से क्या होगा, जो दूसरी कंपनी बी है वो दूसरी बी कंपनी के पास क्या है, इसका उल्टा है, यानी कि उसके पास यूरो है और वो डॉलर में चुकाना चाहती है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों कंपनी आपस में अपनी जो करेंसी है उसकी अदला बदली स्वेप कर लेंगे, और उसी को हम क्या कहते हैं, करेंसी स्वेप कहते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, और फिर ये थर्ड भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा थर्ड हो जाए, कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। तो ये भी 2024 में पूछा यूपीएससी ने भाई, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, मनी से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं, बीमा कंपनी, पेंशन निधि, खुदरा निवेशक, इंग्लिश में देखते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन द कॉरपोरेट बॉन्ड एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
तो पहला ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अब हम इनमें सही तरीके से बात करते हैं कि अब इसमें बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें अब कॉरपोरेट बॉन्ड, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट इसकी थीम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब इसमें जो एसोसिएट टॉपिक हमारे निकल सकते हैं, एक तो निकल सकता है कि आरबीआई आ सकता है, सेबी आ सकता है, क्योंकि बॉन्ड वगैरह को और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ये रेगुलेट करते हैं। पीएफआरडी आ सकता है, आईआरडीएआई, एनपीएस, ईपीएफओ, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक। तो बीमा कंपनियां क्या हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लाइफ, एलआईसी हो गया, हमारा एचडीएफसी लाइफ हो गया, ये क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से कॉरपोरेट और ट्रेड फंड हो सकते हैं। एंड पेंशन फंड हमारे क्या है, पेंशन फंड में भी ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद है रिटेल इन्वेस्टर। तो पहले रिटेल इन्वेस्टर्स जो थे, पहले उन्हें जो है इसमें निवेश करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन 2021 में क्या करा, आरबीआई ने उन्हें अनुमति दे दी, और आम लोग भी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सीधे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये स्टेट और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों जारी कर सकते हैं, ठीक है। ये दो टाइप की होती है हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक होता है ट्रेजरी बिल और एक होता है हमारा दूसरा डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। दो टाइप की होती हैं, एक तो होता है ट्रेजरी बिल और एक होता है हमारा डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब ये डेटेड ट्रेजरी बिल कितने दिन का होता है वो मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद है कॉरपोरेट बॉन्ड, हमारे क्या होते हैं, ये हमारी कंपनियां होती हैं, कंपनियों को जब ज़रूरत होती है पैसे की, पूंजी जुटाने के लिए, वो क्या करते हैं, जारी करते हैं, ठीक है। और क्रिएटिव फिर उस जो ये डालते हैं, जैसे कि अडानी की कंपनी है, ठीक है, अडानी ग्रुप है, तो जैसे वो अब उसे धन की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा, कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करेगा, लोगों से पैसा लेगा, शेयर लोग उसमें लगाएंगे। लेकिन उसका रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे क्रिसिल हो गया, आईसीआरए हो गया, वो क्या करेंगे, इनके जोखिम का क्या करेंगी, एवेल्यूट करेंगी, मूल्यांकन करेंगी, ठीक है। और इन सब चीज़ों को कौन देखता है, सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है, कौन करता है, सेबी। तो इस तरीके से हमने इसमें सब चीज़ें समझ ली, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। यानी कि सभी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक। मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बता दी, दो टाइप की होती हैं, और इसकी पूरी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, आप पढ़ लेना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि जो हमारी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के धारक बन सकते हैं। भारत में शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। हम देखेंगे इन तीनों में कितने सही हैं, कितने गलत हैं। यूपीएससी 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। आइए हम देखते हैं इंग्लिश में। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस टू द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो यानी कि LAF क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, हमारी जो थीम है, हम सबसे पहले देखेंगे इसमें LAF क्या होता है, ठीक है। इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक। और इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट्स। तो हम देखते हैं क्या होता है इसमें। तो LAF, सबसे पहले LAF समझते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। तो आरबीआई जब केवल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हमारे होते हैं और कुछ प्राइमरी हमारे डीलर्स होते हैं, उन्हीं को ये सुविधा देती है, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो ये नहीं कर सकती, यानी कि उनके लिए ये वाली सुविधा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उन्हीं को इसकी इजाज़त है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन पहला और सी तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में फर्स्ट नंबर है, ठीक है। और उसके बाद है, ये है एक मौद्रिक नीति का साधन है, यानी कि ये क्या है, एक मॉनेटरी पॉलिसी का हमारा इंस्ट्रूमेंट है, LAF, ठीक। इसके तहत क्या करता है, आरबीआई बैंकों को क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन मतलब पैसा देता है, और जमा करने की मतलब अपने पास जमा भी कर सकता है, एक तरीके से ये क्या है, सुविधा है ये।
जिससे कि ये होता है कि जो आरबीआई है वो ये चाहता है कि एक तरीके से लिक्विडिटी बनी रहे, ठीक है, और उसका कंट्रोल रहे। तो ये हमारा जो होता है ये 2 तरीके से काम करता है हमारा। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं एलएएफ के। एक तो होता है रेपो रेट, जब बैंक आरबीआई को कोलेटरल गारंटी के बदले धन उधार लेते हैं। जब हमारे बैंक हैं जो आरबीआई से क्या करते हैं, कोलेटरल मतलब गारंटी के बदले पैसा लेते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो आरबीआई है वो बैंकों से पैसा लेती है। बैंकों से के पास जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हो जाती है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो कौन लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास ले लेती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन तो हमने गलत कर दिया था, हो गया था वो। और उसमें फिर हमारा डिस्क्रिप्शन ये दिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इसमें हम देखेंगे भाई क्या है इंग्लिश में, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेटरल बोरोइंग एंड द लैंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ। तो इसकी थीम क्या निकली है, सीबीएलओ। सीबीएलओ मतलब कोलेटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस। होता क्या है ये, पहले ये देखते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, शॉर्ट टर्म लोन है। लोन देने का एक क्या इंस्ट्रूमेंट है। 1 से 90 दिन का इसका टाइम होता, यानी कि 1 दिन भी हो सकता है और मैक्सिमम 90 दिन इसका टाइम हो सकता है, ठीक है। और जो सीसीआईएल है हमारा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो इसे रेगुलेट करता है। 2003 में ये बना था, ठीक है। 2018 में आरबीआई ने इसे हटाकर ट्रिपेटरी रेपो को लागू कर दिया इसकी जगह, ठीक है। तो ये सरकारी जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और मनी मार्केट में लेन देन की सुविधा देता है। तो एक तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि मनी मार्केट से रिलेटेड है ये। जो हमारी मनी का लेन देन होता है वो क्या होता है, कोलेटरल बोरोइंग एंड द लैंडिंग ऑब्लिगेशन, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन है ये, लोन देने की सुविधा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 से लेकर 90 दिन तक लोन दे सकते हैं, सही है। अब इसमें ऑप्शन हमारे क्या हो सकते हैं, ऑप्शन तो ऑप्शन पहला हम देखते हैं बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट में तो नहीं होता भाई, ये तो लॉन्ग टर्म होता। बॉन्ड मार्केट में मैंने बताया था ऊपर कि लॉन्ग टर्म इसमें लोन दिया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड का व्यापार किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद है फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट जो है इसमें हमारा जो करेंसीज और होती हैं और जो विदेशी हमारी एक्सचेंज रेट होता है उसका लेन देन होता है। जबकि सीबीएलओ का विदेशी मुद्रा लेने से कोई वास्ता नहीं है, सीबीएल का कोई फॉरेन एक्सचेंज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट जो है हमारा वो भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, वो अलग चीज़ है स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्र अवधि द्रव्य बाजार, कॉल मनी मार्केट, कोषपत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक बाजार। पूंजी बाजार में उपयुक्त में कितने शामिल हैं। हमें देखना है कि जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट उसके बारे में हम जानेंगे कि कैपिटल मार्केट में है क्या। तो थीम है इसकी, थीम है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ठीक है। तो इसमें चीज़ें आ रही हैं, सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो लॉन्ग टर्म निवेश इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। जो सरकारी बॉन्ड बाजार है, जो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें इन्होंने, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, ये क्या है, एक तरीके का हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा। और 1 ईयर से, अगर 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए अवधि के लिए होता है ये, तो इसे क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट कहते हैं। उसके बाद कॉल मनी मार्केट। तो वही कॉल मनी मार्केट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा हमसे कैपिटल मार्केट के बारे में। तो कॉल मार्केट तो हमारा ये वो नहीं है। कॉल मार्केट तो एक तरीके से हमारा शॉर्ट टर्म होता है, 1 से 14 दिन के लिए होता है कॉल मार्केट। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। जो 1 से 14 दिन के लिए बैंकों और हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके बीच क्या होता है, लेन देन होता है, लोन का उधारी होती है, आपस में वो करते हैं, तो उसे कहते हैं कॉल मनी। उसके बाद है ट्रेजरी बिल मार्केट। ये भी नहीं हो सकता। ट्रेजरी बिल मैंने बताया था, ट्रेजरी बिल कितने दिन के लिए होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हमारा सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सरकार को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, ट्रेजरी बिल जारी करती है।
और ट्रेजरी बिल सरकार इस तरीके से जारी करती है कि जो है ना, वो 1 वर्ष से कम के लिए होता है वो। और उसमें सरकार जो है क्या कहते हैं, कुछ वो नहीं देती है, उसमें क्या होता है, प्रीमियम देती है। मान लो कि अगर कोई 100 रुपये का सरकार को लेने हैं तुमसे, तो वो आपको जो है 95 रुपये रहेगा, और फ़ायदा देगा 100 रुपये का, मतलब वापस जो देगा वो 100 रुपये देगा, आपको जो है उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो होता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रेजरी बिल होता है हमारा, 91 और 182 एंड 364 दिन के लिए होता है। 3 दिन होते हैं, एक तो 91 और हमारा दूसरा है 182 और 364, यानी कि 1 साल से कम अवधि के लिए क्या होता है, हमारा ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। उसके बाद है हमारा स्टॉक मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में शामिल है स्टॉक मार्केट, जाहिर सी बात है, इसमें इक्विटी और डिवेंचर जैसे हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट शामिल होते हैं। तो मैंने बताया स्टॉक मार्केट में क्या क्या होता है, एक तो इक्विटी होता है और डिवेंचर होता है। अब इक्विटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान या कोई भी जब किसी कंपनी में अपना निवेश करता है या उसके शेयर खरीद लेता है, तो उसकी भी क्या हो जाती है, हिस्सेदारी होती है, उसमें हिस्सेदारी हो जाती है। जब कंपनी कोई मुनाफा कमाएगी तो उसे भी उसका फ़ायदा मिलेगा, इसी को कहते हैं इक्विटी। ठीक, तो अब हम देखते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो मनी मार्केट तो 1 साल से कम के लिए होती है और कैपिटल मार्केट 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है। अब मनी मार्केट में कॉल मनी आ जाता है हमारा, ट्रेजरी बिल आ जाते हैं, कमर्शियल पेपर्स आ जा सकते हैं, और इसे रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। लेकिन उधर क्या है, जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर हो गए, उन्हें रेगुलेट कौन करेगी, सेबी करेगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करेगी। ठीक है, और जो हमारा मनी मार्केट है, लो रिस्क होता है इसमें, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो इतना बड़ा रिस्क होता नहीं है। लेकिन उधर जो है हमारा कैपिटल मार्केट, उसमें लंबे समय के लिए पैसा लगता है, तो उसमें हाई रिस्क है हमारा। ठीक है, लेकिन इधर क्या है, हमारा लो रिटर्न है, लेकिन उधर जो लंबे समय के लिए पैसा है तो उसमें हमारा हाई रिटर्न हो सकता है। तो बेसिकली ये उसमें डिफरेंस था। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बॉन्ड मार्केट मैंने बता दिया। बॉन्ड मार्केट क्या होती है, हमारे जो एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का बाजार होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, सरकार क्या करती है, ब्याज के साथ भुगतान करती है जब जिनसे पैसा लेती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या होती है, कंपनियां होती हैं, वो पैसा उधार लेती हैं लोगों से, अपने यहाँ पे पैसा, फिर उनका ब्याज सहित लौटाती हैं वापस। और म्युनिसिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, जैसे नगर निगम सड़क पुल बनाने के लिए वो अपने बॉन्ड्स ले सकती है। रेगुलेट कौन करेगा बॉन्ड मार्केट को, सेबी प्लस आरबीआई दोनों करते हैं। जो बॉन्ड मार्केट है उसे कौन करेंगे, दोनों करेंगे। ठीक है, और जो कैपिटल मार्केट है उसे सेबी करेगा, और जो मनी मार्केट है उसे कौन करेगा, आरबीआई करेगा रेगुलेट। लेकिन जो बॉन्ड मार्केट है उसे दोनों करते हैं, सेबी भी करता है और आरबीआई भी करता है। अब उसके बाद है स्टॉक मार्केट। कंपनियां अपने शेयर एनएसई और बीएसई में लिस्ट कराती हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट जब होती है तो नेशनल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और हमारा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में क्या करती हैं, लिस्ट कराती हैं, वहीं पे ये सब होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो मैं बता देता हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी, हमारी हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। और ये जो निफ्टी होता है, इससे निफ्टी 50 जो हमारी हाई लेवल की कंपनियां हैं उनका जो प्रदर्शन है, वो किस तरह परफॉर्मेंस है, उसे चेक करते हैं, ये बताते हैं कि कौन और ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक है हमारा एनएसई। और जो बीएसई हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, वो 1875 में बना था, और एशिया का सबसे पुराना हमारा एक्सचेंज वो है, सेंसेक्स है। ठीक है, तो ये इतनी बात ध्यान रखना, इक्विटी में बता चुका हूँ। अब एक चीज़ है म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड, जब कोई निवेशक अपने पैसे को एक फंड में निवेश करते हैं, ये पैसा अलग अलग एसेट, शेयर, बॉन्ड, गोल्ड आदि में लगाया जाता है। यानी कि इसमें कई निवेशक मिल के क्या करते हैं, फंड में निवेश करते हैं, उन्हें उनका रिटर्न मिलता है बाद में। ठीक है, तो इसे कौन करता है, जैसे एग्जाम्पल एसबीआई का ब्लू चिप फंड है, एक एचडीएफसी का हाइब्रिड फंड है, तो इसमें लोग पैसा लगाते हैं और ये इस तरीके से उनका रिटर्न मिलता है बाद में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सब कुछ बता दिया, एक अच्छे तरीके से आप जो है इसे कर लेना। अब उसके बाद है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किसके साथ साथ बढ़ता है। देखो, जो मैं ये तुम्हें समझा रहा हूँ, इसमें से तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब कि 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्के 100% मिलेंगे, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यूपीएससी 2025 में। ठीक, क्योंकि हम जो है ना, हम जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमी को, वो
तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मनी मल्टीप्लायर की। मनी मल्टीप्लायर वास्तव में होता है क्या, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर के बारे में देखते हैं हम अब। तो इसमें देखते हैं बैंकों में आरक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि, ठीक है। और उसके बाद है हमारा कि बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि। अब भाई ये तो चलो है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। अब हम पहले देखेंगे इसकी थीम देखेंगे मनी मल्टीप्लायर बेसिकली है क्या। तो मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो होता है ब्रॉड मनी अपॉन CRR या रिजर्व रेशियो, यानी कि ब्रॉड मनी होती है M3। तो जो कंपोनेंट है हमारी मनी के M1 M2 M3 M4 वो मैं तुम्हें समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, इसी लेक्चर में आएगा क्वेश्चन। तो वो जो है ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर साल आता ही है हर एग्जाम में। M1 M2 होता क्या है बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ अच्छे तरीके से बताऊंगा, भूलोगे नहीं। तो CRR, तो CRR कहाँ है, नीचे है, ठीक है, यानी कि ब्रॉड मनी अपॉन CRR। तो CRR जो होता है एक तरीके से कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा हमारा स्टॉक है, पैसा, कुछ पैसा जो बैंकें होती हैं, कुछ पैसा रिजर्व के तौर पर RBI के पास रखना होता है, उसे कहते हैं CRR। और एक होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, लिक्विडिटी SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो उसे बोलते हैं SLR। SLR जो होता है एक ऐसा रिजर्व होता है कि सभी बैंकों को अपने जो लोन देती हैं लोगों को, उससे अलग कुछ पैसा जो है अपना रखना होता है अपनी ही बैंक में, ताकि वो कभी उन्हें ज़रूरत पड़े इमरजेंसी तो उसका यूज कर सकें। तो वो पैसा अलग से रख दिया जाता है कुछ परसेंटेज, और जो पैसा RBI के पास रखते हैं बैंक उसे कहते हैं CRR। अब रिजर्व रेशियो जो होगा वो कुल रिजर्व हो जाएगा इनके पास SLR और CRR। तो अगर कुल रिजर्व रेशियो मान लो 10% है, किसी कंपनी बैंक के पास 10% हो गया CRR प्लस SLR मिला के, तो वो क्या हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर उनका हो जाएगा 10, यानी कि 1/0.10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई बैंकिंग सिस्टम में 100 रुपये का अगर कोई प्रारंभिक जमा करता है तो उसे 1000 रुपये तक की कुल मनी सप्लाई अपना कर सकता है। यानी कि कोई मानो कोई एक बैंक है, 1000 रुपये का क्या करते हैं डिपॉजिट किया उसने, और CRR है 10%। तो 10% का मतलब ये हुआ कि उसका 10% तो 1000 में से निकाल के RBI को देना पड़ेगा। तो 10% कितना हो गया, 100 रुपये। तो 100 रुपये क्या करेगा वो RBI के पास जमा कर देगा। अब उसके पास बचे 900 रुपये, तो 900 रुपये वो जनता को क्या देगा, उधार देगा। जनता को वो क्या देगा, उधार देगा। और इसी तरीके से बैंक बी, तो बैंक बी के पास ये 900 रुपये मान लो किसी ने जमा किए, ठीक है। तो 900 रुपये में फिर 90 रुपये, यानी कि 10% किसे देगा, RBI को देगा। तो जितना ट्रांजेक्शन होगा, मान लो मैंने आज SBI में करे, कल को पंजाब नेशनल बैंक में करे कुछ जमा पैसे, तो इस तरीके से जो पैसा मतलब कि जमा होता रहेगा उसमें 10% निकलता जाएगा और वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, और वो क्या होता जाएगा, मतलब कि एक तरीके से बढ़ता जाएगा। तो उसका एक चक्र चलता रहेगा, तो इसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब ये मनी मल्टीप्लायर कब ज़्यादा होगा, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक्स, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। मैंने बताया कि जो हमारा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है वो होता है, यानी कि M3 अपॉन कैश CRR होता है। तो CRR तो हमारा नीचे है, तो इसका मतलब जब अगर मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो CRR तो कम होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल गलत। इंक्रीज द स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी नीचे होता है हर में, ये भी ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, हाँ ये सही है, यानी कि लोगों की जब बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी, खूब पैसे का लेन देन करेंगे, खूब निकालेंगे, जमा करेंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, ज़्यादा CRR प्राप्त होगा और मल्टीप्लाई होता रहेगा, और उससे क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर हमारा बढ़ेगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इससे तो कोई मतलब नहीं है पॉपुलेशन से, ठीक है। तो पहला हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में तुम पढ़ लेना ये, और मैंने जो इसकी चीज़ें थी वो मैंने बता दी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ। अब इसकी जो क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा मनी मल्टीप्लायर का, जामिया RC ने पूछा था 2024 में। तो वो ये ऐसा पूछेगा कि ये बताओ अगर CRR बढ़ता है, इंक्रीज द CRR, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा। तो मनी मल्टीप्लायर जाहिर सी बात है घटेगा। अगर SLR बढ़ेगा तब भी मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, घटेगा,
ठीक है। और करेंसी लीकेज, यदि लोगों बैंक से निकाली गई राशि को खर्च करने के बजाय अपने पास नगद रखते हैं तो भी मल्टीप्लायर कम हो जाता है। अगर लोग पैसे का यूज नहीं करें, अपने घर में दबा के रख लें, तब भी मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे जो बैंक हैं अगर वो ऋण देने से बचते हैं तो मनी मल्टीप्लायर तब भी कम होगा, यानी कि लोगों को पैसा कम दें तब भी मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, कम होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैसा सर्कुलेट होना होना चाहिए, तभी जो है ये बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद है, अब एक चीज़ है एसडीएफ में समझा रहा हूँ। तो अब एक क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। ये 2021 में पूछा यूपीएससी ने, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों का उधार लेना। तो भाई ये है, चलो हम इंग्लिश में देखते हैं। Which of the following is likely to be the most inflationary of its effect? सबसे पहले तो ये समझो कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन ये होता है कि जब मार्केट में हमारा क्या हो जाता है, पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाती है, उससे महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन कैसा होगा, जब मार्केट में पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू द फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला भी बिल्कुल गलत है, रीपेमेंट ऑफ द बिल्कुल गलत है, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट बिल्कुल गलत है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, जब गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई नए पैसे नोट छापती है तो उससे क्या होगा, ज़्यादा पैसा जनरेट होगा, और जब ज़्यादा पैसा जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है बैंक को ज़्यादा पैसा मिलेगा, और बैंक को जब ज़्यादा पैसा मिलेगा तो लोग ज़्यादा लोन निकालेंगे, तो लोगों के पास पैसे की बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, और लोग किसी भी कीमत पर, जब पैसा हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम किसी भी कीमत पर कोई भी चीज़ खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ती है, एक चीज़ और मैं बता दूं, जब महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, यानी कि लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार इसलिए मिलता है क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत होता है और लोग हर चीज़ को खरीदना चाहते हैं। तो जो दुकानदार होते हैं जब वो कोई सामान बेचेंगे तो उन्हें ज़्यादा वर्करों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन से। तो ये पढ़ लेना तुम। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। 2021 में पूछा भाई ये भी, तो 2021 में ये पूछा है इन्होंने। अब इसमें देखते हैं हम क्या कह रहे हैं ये, ठीक है। तो ये काम क्यों नहीं कर रहा, 2021 में पूछा ये क्वेश्चन। तो स्थावर संपदा की क्रय और विलासी, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जन ऑफ द रिसोर्सेज टू द परचेजेज ऑफ द रियल एस्टेट। तो सबसे पहले ब्लैक मनी होती क्या हुई है। अब देखो ब्लैक मनी, अब ब्लैक मनी का मतलब ये होता है कि जो लोग पैसा इस तरीके से कमाते हैं जिससे गवर्नमेंट की नज़र में ब्लैक मनी उसे कहते हैं जिस मनी पर टैक्स पे नहीं किया जाता। जिस मनी पर कोई इंसान टैक्स पे नहीं करता उसे ब्लैक मनी बोला जाता। तो जाहिर सी बात है, तीन ऑप्शन तो हमारे ऊपर के टैक्स वैक्स के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं ज़्यादा। तो लॉस ऑफ द रिवेन्यू टू द स्टेट एक्सक्यूट ड्यू टू द टैक्स एवेजन, मतलब कि लोग क्या करेंगे, टैक्स देना बंद कर देंगे। जो टैक्स से बचते हैं, जिस पैसे पे टैक्स नहीं दिया जाता उससे क्या होती है, राजस्व हानि होती है, यानी कि रिवेन्यू हमारा जो जीएसटी है वो कम हो जाएगा। तो उसे का हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी में कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में 1 लाख रुपए की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखते हैं भाई, मुद्रा की जो मनी है वो कह रहे हैं कि अगर 1 लाख रुपए तुमने निकाल लिए, ठीक है, अपने अकाउंट से, तो उसमें क्या इफेक्ट हो सकता है, टू रिड्यूस इट बाई 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे तुम्हारे, क्या ये बात सही है। देखते हैं, इट इंक्रीज इट बाई 1 लाख रुपए, बढ़ जाएंगे 1 लाख रुपए, इट इंक्रीज इट मोर देन 1 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे, इट लीव इट अनचेंज, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, डी। तो कैसे, अब मैं बताता हूँ। देखो कोई भी इंसान अगर अपने खाते से पैसे निकालेगा तो उसके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है, और अगर बैंक में रखेगा तब भी उसके वो रहेंगे। तो ये कुल मिला के एक सप्लाई होती है, मनी सप्लाई बोलते हैं इसे। तो ये मनी चाहे तो बैंक में रहे चाहे लोगों के पास रहे, समझ आ रही है, तो कही जाएगी सर्कुलेशन मनी। यानी कि M1 का मतलब क्या होता है, M1 का मतलब ये होता है कि पब्लिक के पास जो केस है पब्लिक मनी, प्लस जो बैंकों में जमा है उनकी, और अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है।
तो वो सब काय में आते हैं, पब्लिक उसमें मनी में आते हैं, M1 में आते हैं, यानी कि जो रिजर्व है वो चाहे तो रिजर्व चाहे तो उनकी जेब में रहे या फिर बैंक में रहे, तो बात एक ही होती है, वो चेंज नहीं होगा। तो यार 20 में पूछा था कोरोना के टाइम पे, तो आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, देखो ये लिखा है इन्होंने कि धन की आपूर्ति जो मनी सप्लाई होती है जनता के पास मुद्रा प्लस बैंक में मुद्रा, चाहे तो जनता के पास रहे और बैंक में रहे, उसे मिला के उसे क्या बोलते हैं हम, मनी सप्लाई बोलते हैं टोटल को, ठीक है। और उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो इसमें बहुत अच्छी चीजें आई हैं कुछ। एक आया कमर्शियल पेपर, इसे पकड़ेंगे हम कमर्शियल पेपर को। एक आया है सर्टिफिकेट ऑफ द डिपॉजिट को पकड़ेंगे। एक आया है भाई कॉल मनी आया है। एक आया हमारा जीरो कूपन बॉन्ड्स आया है। तो इन सबको हम देखेंगे धीरे धीरे, ये होते हैं क्या क्या है ये चीजें सब। तो सबसे पहले कमर्शियल पेपर की बात करते हैं। कमर्शियल पेपर जो होता है शॉर्ट टर्म होता है और अनसिक्योर्ड होता है ये, ठीक है। और इसे कौन जारी करता है, कॉर्पोरेट, हमारी जो कंपनियां हैं कॉर्पोरेट कंपनियां वो जारी कर सकती हैं, जैसे अडानी अंबानी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे जितने भी हैं वो इसे जारी कर सकती हैं। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है कमर्शियल पेपर का, वो 7 दिन से 1 साल तक होता है, यानी मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 1 साल। तो याद रखना, ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कमर्शियल पेपर अब पूछ क्या रहा है हमसे, ये कह रहा है कि हाँ, प्रतिभूति वचन रहित वचन पत्र है, यानी कि अल्पकालीन। तो देखो इनने लिखा अल्पकालीन मतलब कि शॉर्ट टर्म, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो इन्होंने कहा है कमर्शियल बैंक उसके बारे में, वो सही है बिल्कुल, यानी कि अल्पकालिक ही होता है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक। भाई ये जो है ना, रिजर्व बैंक नहीं करती है इसे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। जमा प्रमाण पत्र इसका काम नहीं है। ये जो है शॉर्ट टर्म मनी है, ये भी जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। लेकिन इसको जो जारी करते हैं वो कमर्शियल बैंक, जो हमारे जहाँ से लोन वगैरह लेते हैं कमर्शियल बैंक वगैरह, जैसे कि हमारे जो हो गए SBI हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, ये लोग जारी करते हैं। और कुछ हमारी जो कंपनी होती हैं फाइनेंशियल हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जारी करते हैं, RBI नहीं करता इसे। और इसका जो टाइम पीरियड होता है मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 1 साल होता है, ठीक है। और कमर्शियल पेपर का कितना था, 7 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 1 साल, ठीक। और उसके बाद आता है कॉल मनी। कॉल मनी को क्या बोलते हैं हिंदी में, शीघ्र अवधि मुद्रा। तो इसमें क्या होता है, दो बैंक हैं, यानी कि दो बैंक हैं, अंतर बैंक इन्होंने कहा इंटर बैंक। तो जो इंटर बैंक हमारी होती है शॉर्ट टर्म लोन लेती हैं, आपस में एक दूसरे को देती हैं और लेती हैं, ठीक। और ये क्या होता है, ओवरनाइट, 1 दिन के लिए होता है बस। जो हमारी कॉल मनी है, यानी कि ओवरनाइट का मतलब 1 दिन के लिए होता है, ठीक है। जैसे अचानक जरूरत पड़ गई तो एक दूसरे की हेल्प कर दी, ठीक है। जैसे कि किसी के रिजर्व में पैसा कम हो गया तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, रिजर्व नीड को पूरा करने के लिए कॉल मनी हो जाती है। उसके बाद है जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है भाई, जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब देखो कॉल मनी भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्होंने जो कॉल मनी था वो सही कहा है, यानी कि अल्पावधि के लिए होता है, ये बात सही है इनकी बिल्कुल। तो पहला और तीसरा तो ठीक हो गए। अब दूसरा तो गलत हो गया हमारा, चौथा देखते हैं अब। तो चौथा ये कह रहे हैं कि ये जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होती हैं डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं, ठीक है। ये जैसे इनकी जो फेस वैल्यू होती है, जो अंकित मूल्य होता है उस पर जारी किए जाते हैं। और मेच्योर होने पर इनकी फेस वैल्यू पर क्या होता है, इसका फायदा मिलता है जो जारी करते हैं। अब इन्हें जारी कौन करेगा, सरकार और या बड़े कॉर्पोरेट जारी करेंगे, सरकार करेगी या फिर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, वो इसे जारी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, जीरो कूपन बॉन्ड को इन्होंने लिखा अल्पकालिक, यानी कि शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म है ये, वही ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो व्याख्या है वो तुम देख लेना, पूरी व्याख्या दे रखी है सही तरीके से और मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद आता है ये एक डिजिटल भुगतान के बारे में, 2018 में पूछा था। एक ये भीम ऐप आया था कोई, ठीक है। इस भीम ऐप के बारे में बताना कि भीम ऐप को उपयोग करने के लिए ऐप UPI सक्षम बैंक खाते में किसी धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। ये बात सही लग रही है मुझे। जहाँ एक चिप पिन डेबिट कार्ड से प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। ये तो बात गलत लग रही है भाई, देख लेते हैं एक बार क्या है इसका। तो भीम ऐप का प्रमाणीकरण, तो भीम ऐप का जो पहला ऑप्शन था ना वो सही है। और बाकी इसकी जो भीम ऐप के बारे में आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब आता है भाई निम्नलिखित में कहते हैं वैध मुद्रा, लीगल टेंडर मनी क्या होती है। अब देखो अब हम समझेंगे लीगल टेंडर मनी के बारे में और नॉन लीगल टेंडर मनी के बारे में। इससे हम सीखने को मिलेगा, 2018 में पूछा भाई ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो लीगल टेंडर मनी, चलो तो लीगल टेंडर मनी वर्सेस नॉन लीगल टेंडर मनी की बात हम करेंगे, ऑप्शन देखेंगे बाद में। तो ये मुद्रा जिसे किसी भी लेन देन में हम कानूनी रूप से एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर हम जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई भी देखो, जो नोट जारी करता है वो हमारा करता है आरबीआई, और जो सिक्के जारी करता है वो करती है हमारी भारत सरकार। अगर ये कोई लेन देन में मना करेगा इसे लेने के लिए, तो तुम क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हो। यानी कि ये लीगल कानूनी हमारी करेंसी है, इसे लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता। क्या है ये, मैंडेटरी है। उधर जो है नॉन लीगल टेंडर क्या है, ये अनिवार्य नहीं है लेकिन लेन देन में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कि हम जो है आपस में लेन देन में यूज कर सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है नॉन लीगल टेंडर मनी। अब एग्जाम्पल में क्या है, हमारे जो भारत के रुपए हैं ये क्या है, लीगल टेंडर है। नोट हैं जो हमारे वो आरबीआई जारी करता है, और जो हमारी सिक्के हैं वो सरकार जारी करती है। तो इन्हें लेना ज़रूरी है, अगर कोई मना करेगा तो उसके खिलाफ तुम रिपोर्ट कर सकते हो। उधर क्या नॉन लीगल टेंडर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, चेक हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डिजिटल करेंसी हो सकती है, निजी कंपनियां हो सकती हैं, और हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। अगर ये लोग कह रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तो भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम ले नहीं सकते, क्योंकि ये नॉन लीगल टेंडर है। ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन भी है कुछ, जैसे सिक्के की सीमित मात्रा कानूनी मान्यता देती है। अब ये नहीं है कोई तुम्हें सिक्के पकड़ा दे तमाम, तो वो सिक्के ज़रूरी नहीं है, सिक्के कुछ मात्रा में ले सकते हो, लेकिन अगर कोई ज़्यादा तुम्हें 1 लाख रुपए के सिक्के देने लगे तो तुम वहाँ पे मना कर सकते हो। लिमिटेशन है यहाँ पे, लेकिन नोट में ऐसी लिमिटेशन नहीं है। नोट चाहे कितने भी मिले तुम मना नहीं कर सकते। ठीक है। और इधर जो है नॉन लीगल में तुम्हारी मर्जी है, लो या मत लो। तो ये तो बात हो गई लीगल की और नॉन लीगल टेंडर की, मनी की। तो अब हम इसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। अब न्यायालय में अधिक मामलों के लिए फीस चुकाने जो मुद्रा दी है, बिल्कुल गलत है। न्यायालय से तो कोई मतलब है ही ना इसका। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। इसका मतलब यह है कि किसी ने पैसा दिया था किसी को उधार, ठीक है, द मनी विच इज ए क्रेडिटर इज द अंडर कंपल्सन, यानी कि वो मजबूर हो जाएगा भाई, एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स हिज क्लेम। जो उसने मनी दी थी, अगर कोई उसे मतलब दे रहा है मनी, अगर वो मना कर रहा है, मना नहीं कर सकता, मजबूर है लेने के लिए। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर कौन सा सही है। तो मुद्रास्फीति वही आ गया इन्फ्लेशन। दोबारा मैंने बताया इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन जब महंगाई बढ़ जाती है हमारे भारत के अंदर या कहीं भी, मनी का बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हो जाता है। तो अब वो कह रहे हैं कि इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, भारत सरकार का उत्तरदायित्व होगा भाई अकेले। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये ऐसे बढ़ जाते हैं ना, कोई और ये सदैव, ये सब गलत ही होते हैं। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता। हाँ, मैंने एक चीज़ बताई थी कि मुद्रास्फीति कब बढ़ती है, जब हमारी मार्केट में पैसे का फ्लो बहुत हो जाता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो घटा हुआ मुद्रा, यानी कि डिक्रीज मनी सर्कुलेशन जब डिक्रीज कर देंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में, बिल्कुल भाई, उससे तो और जब मनी बढ़ेगी मार्केट में तो और ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, जाहिर सी बात है। इंग्लिश में देख लो, तो देखो इन्होंने कहा डिक्रीज द मनी सर्कुलेशन हेल्प इन द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से एमसीक्यू करने हैं, इस तरीके से पीवाईक्यू करने हैं। ये कब नब्ज देखनी है ऑप्शन की, ऑप्शन में क्या क्या रहा है। अगर तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन की थीम बता रहा हूँ, और उस थीम से हम पता कर रहे हैं पहले क्वेश्चन में बात किस चीज़ की हो रही है। जब हमें वो बात समझ में आ जाएगी, जब हमें बीमारी समझ में आ जाएगी क्वेश्चन की, तो हम उसका इलाज तो आराम से कर लेंगे, जैसे हम कर रहे हैं अभी। 2015 में पूछा था, देखो हमने इसका इलाज कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि निम्नलिखित में किसे एक अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी, फिर यार इन्फ्लेशन आ गया, बार बार इन्फ्लेशन, क्योंकि देखो हम बड़ी टॉपिक बोल रहे हैं मनी वाला, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन और यही चलेंगे इंस्ट्रूमेंट हमारे, मैंने बताया तुम्हें। तो अब इसमें देख लो भाई, लोग ऋण की चुकौती की संभावना, मतलब इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा बढ़ने की संभावना कैसे होगी। तो लोक ऋण की चुकौती, इसका मतलब नहीं है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋणदान, बिल्कुल गलत है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणदान, गलत है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन, देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, हमने शायद 21-22 में पढ़ा था ये क्वेश्चन, और ये फिर आ गया 2013 में आया था देखो।
यानी कि जब वो मुद्रा का सृजन का मतलब होता है जब हम नोट छापते नहीं, जब हमारा जो क्रिएशन न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, यानी कि बजट डेफिसिट को कम करने के लिए हम जब छापते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, और उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। और इसकी ये तुम पढ़ लेना, मैं तो तुम्हें बता ही रहा हूँ, एक बार अगर तुम्हें याद नहीं रहे तो पढ़ लेना, वीडियो को देख लेना पॉज करके, तो लिखते रहना पॉइंट सभी। तो इस तरीके से सभी PYQ में कराता रहूँगा, और कोई भी अगर दिक्कत होगी तो भाई पूछ लेना, इसमें मतलब इस पर नंबर वंबर लिखा हुआ है, तो व्हाट्सएप कर लेना शाम के टाइम में, मतलब कि रात के टाइम में, दिन में मत करना। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैंक दर में वृद्धि सामान्य इस बात का संकेत है कि, अब ये देखेंगे भाई ये बैंक दर क्या होती है। अब जो ऑप्शन आ रहा है हमारा वो आ रहा है बैंक दर के बारे में। अब हमें पता करना पड़ेगा इसमें ये क्या कहते हैं, बैंक दर क्या है, वो चीज़ क्या है, सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसी बैंक दर हमने देखा, यानी कि बैंक रेट जब हमें मिला, तो हम तीन चीज़ों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक तो बैंक रेट की चर्चा करेंगे, रेपो रेट की चर्चा करेंगे, और रिवर्स रेपो रेट की चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम ये इसे छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को पहले चर्चा कर लेते हैं। तो बैंक रेट जो होता है भाई वो होता है लॉन्ग टर्म लोन, RBI जो बैंकों को देता है जिस रेट पे, उसे हम कहते हैं बैंक रेट, यानी कि लॉन्ग टर्म एक वर्ड है इसके अंदर। एक होता है रेपो रेट, रेपो रेट भी वही होती है, लेकिन रेपो रेट क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए जो RBI बैंकों को लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि अल्प अवधि के लिए, उसे कहते हैं रेपो रेट। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जब शॉर्ट टर्म के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उल्टा बैंकों से पैसा लेता है, जब बैंकों के पास मनी ज़्यादा हो जाती है तो उस मनी को एब्जॉर्ब करने के लिए RBI क्या करता है, उनसे पैसा वापस लेता है अपने पास, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब जो हमारा बैंक रेट है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बैंकों को RBI दे रहा है पैसा, उसके लिए क्या है, कोई भी कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गारंटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेपो रेट में जो रातों रात धन दिया जाता है, जो एकदम ज़रूरत पड़ जाती है उन्हें, क्या कहते हैं, मतलब रोज़मर्रा में बैंकों को कि भाई आज पैसा ख़त्म हो गया, तो उसके लिए क्या होगा, उनके लिए एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो वो है रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट, उसमें भी कोलेटरल की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन जब RBI शीघ्रकालिक मौद्रिक नीति को कंट्रोल करना चाहता है, यानी कि अल्पकालिक, यानी कुछ समय के लिए, सॉरी लॉन्ग टर्म के लिए, अगर किसी उसे मतलब इन्फ्लेशन को रोकना चाहता है, तो वो क्या करेगा, बैंक रेट को इस तरीके से करेगा। और जो हमारी जो जैसे कि अल्पकालिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहेगा तो रेपो रेट में थोड़ा सा परिवर्तन करेगा। अगर रेपो रेट बढ़ा देगा कोई भी बैंक रातों रात, तो उससे क्या होगा, बैंकों को लेन लेना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और जब RBI से बैंक महंगा लोन लेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने ग्राहकों को भी, जनता को भी महंगा लोन देंगे। और जब महंगा लोन मिलेगा जनता को, तो जनता क्या करेगी, लोन लेने से कतराएगी। और जब लोन कम लेगी जनता, तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा, और जब पैसा कम रहेगा लोगों के पास, तो मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं होगा, और इन्फ्लेशन भी जो है कम हो जाएगी। यानी कि जब लोग कुछ खरीदने नहीं जाएंगे मार्केट में, तो ऑटोमेटिक क्या होंगे, उसके दाम, वस्तुओं के दाम गिर जाएंगे, और उससे महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अब RBI कभी चाहता है कि भाई महंगाई को कम करेगा, तो कैसे करेगा, RBI क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग पैसा निकालने से डरेंगे बैंक से, तो इससे क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। अब जो हमारा 2024 में अभी वर्तमान दर है हमारी बैंक रेट की, वो 6.75 है, यानी कि 6.75 है। और जो हमारा वो है रेपो रेट, वो 6.5% है। रेपो रेट जो है 6.5% है, यानी कि जो हमारी बैंक रेट है उससे कम है थोड़ी सी। और जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है, तो वो हमेशा कम ही रहती है। तो इस तरीके से क्या है, हमने बैंक रेट समझ लिया, रेपो रेट समझ लिया, रिवर्स रेपो रेट भी समझ लिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। A increase in the bank rate generally indicate that the market rate of the interest is likely to fall। चलो भाई देखते हैं, ये तो हमें गलत है बिल्कुल। मार्केट रेट इंटरेस्ट लाइकली टू फॉल, गलत। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, ये भी गलत है। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी। देखो आ गई बात, जब अगर इन्फ्लेशन को रोकना चाहता है कोई भी, जनरली जब देखो वो कह रहे हैं इंक्रीज, जब बैंक रेट बढ़ेगा तो उसे कहते हैं टाइट मनी पॉलिसी, यानी कि बैंक रेट बढ़ाने का मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा कम जाए, तो वो उसे बोलेंगे टाइट मनी पॉलिसी, ठीक। जिससे कि वो ये चाहता है कि जो इन्फ्लेशन है उसे कम किया जा सके, ठीक। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित उपायों में से किसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। अब देखते हैं 2012 में पूछा ये क्वेश्चन, चलो भाई देखते हैं क्या है इसमें। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, वही बात हो रही है कि पैसा कैसे बढ़ाना है अंदर, कैसे लाना। तो केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, केंद्रीय बैंक द्वारा अगर कोई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगा तो जाहिर सी बात है जब वो खरीदेगा क्रय करेगा तो इसका मतलब ये है कि पैसा वो अपने पास लेगा केंद्रीय बैंक, ठीक है। तो ये तो ऐसा नहीं कर सकता, ये तो ऑप्शन गलत लग रहा है मुझे। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंक में जमा की गई करेंसी, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंक में जमा की गई करेंसी, तो अच्छा ठीक है। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों पर बिक्री। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या सही है, तो ऑप्शन इसमें सी सही है, पहला और तीसरा हमारा क्या है, सही है। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, ठीक। तो जब केंद्रीय बैंक जो है लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगी, यानी कि इसका मतलब ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब ये है कि वो जब खरीदेगी तो उससे क्या होगा, वो पैसा देगी लोगों को, यानी कि लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटीज देंगे सरकारी, और उसके बदले क्या देगा, ये पैसा देगा, ठीक है, रिजर्व। तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा और आपूर्ति में वृद्धि होगी, ठीक। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, नहीं, अगर जमा करेंगे जाहिर सी बात है तो फ्लो कम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं होगी उससे। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, तो जो सरकार ऋण ले रही है सरकार, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सरकार जो ऋण ले रही है उससे भी क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, ठीक। देखो इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये पढ़ लेना। जनता द्वारा सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से उधार लेना, इससे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। जब सरकार सेंट्रल बैंक से उधार लेती है तो सेंट्रल बैंक आमतौर पर सरकार के खाते में क्रेडिट करता है, जिससे धन आपूर्ति बढ़ जाती है। यानी कि सरकार जब पैसा ले लेगी जाहिर सी बात है तो सरकार खर्च करेगी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारे कैपिटल एसेट बनाएगी, और उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो सर्कुलेशन होगा पैसे का, ठीक है। और चौथा ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूति बिक्री, इससे मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी। देखो सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, केंद्रीय बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री में कमी आएगी, और खरीद में क्या आएगा, जब खरीदेगी तो उससे क्या होगा, उन्हें फायदा मिलेगा, यानी कि पैसा बढ़ेगा, ठीक। तो ये हो गया भाई हमारा ऑप्शन, इसमें क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। जब भारतीय रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा की तो इसका क्या मतलब है। जब भारतीय रिजर्व ने कैश रिजर्व, अरे भाई सीआरआर, भाई सीआरआर जब बढ़ेगा, जाहिर मैंने बताया, देखो जब सीआरआर बढ़ेगा तो आरबीआई ये चाहती है कि जो एक्स्ट्रा पैसा है इनके पास, मतलब कि जो पैसा पहले वो 6% या 18% जमा करा रहे थे, अब वो सीआरआर बढ़ा देंगे तो अब 20-25% लेने लगेंगे सीआरआर। तो इसका मतलब है ज़्यादा पैसा जो हमारी बैंक हैं उन्हें ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा उधर, और जब ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा तो उनके लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा बचेगा, बिल्कुल सही है, पहले ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आसान क्वेश्चन था, 2010 में पूछा था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित पर विचार करें। देखो आ गया M3 पूछ रहा, विरोड मनी, भाई इतनी बार क्वेश्चन आया, ये समझ लो ये क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, अगर इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर आएगा, ठीक है। M1 M2 M3 से, तो आज मैं ये पूरा पक्का करा देता हूँ तुम लोगों को। तो M1 M2 M3 होता क्या है वो समझते हैं हम पहले, ठीक है बच्चों। तो ये होते हैं 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं, 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स का मतलब होता है हमारा कि M1 M2 M3। अब जो M1 है, M1 जो है ना वो है नैरो मनी, उसे क्या कहते हैं, नैरो मनी। नैरो मनी मतलब ये होता है कि जो बैंकों में जमा रहती है ज़्यादातर, उसे नैरो मनी कहते हैं, मतलब ज़्यादा जो है सॉरी, मतलब नैरो मनी का मतलब होता है कि लोगों के पास ज़्यादा होती है, ये लोग एकदम जो है इससे खरीद सकते हैं, मतलब कि कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, एकदम लोगों के पास अवेलेबल रहती है, उसे कहते हैं नैरो मनी। और लिक्विड होती है, लिक्विडिटी का मतलब है कि लोगों के पास तुरंत प्रयोग कर सकते हैं लोग इसे। तो M1 में क्या होता है, पब्लिक करेंसी, यानी कि जो लोगों के पास पैसा है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट बैंक, जो उन्होंने पैसा बैंक में जमा कर रखा है वो,
और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट है, ठीक है, मतलब कहीं से डिपॉजिट हुए हैं आरबीआई के पास, उन तीनों को मिला के क्या बनता है, एम वन बनता है। ठीक, अब एम वन जो है, एम वन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि एम वन जो है वो क्या है, हमारा वो है ओड नंबर है। ठीक, तो ओड नंबर है, ओड नंबर में जो हमारा क्या कहते हैं, एक तरीके से जो पोस्टल डीडी है वो नहीं आएगा ओड नंबरों में, लेकिन जो हमारे 2 और 4 हैं, यानी कि M2 M4 है, उसमें पोस्टल वैलिड आएगा, यानी कि इवन नंबर में पोस्टल आएगा। तो M2 का मतलब होता है M1 प्लस डीडी पोस्ट ऑफिस, डीडी प्लस यानी कि डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो इवन नंबर याद रखना है, ट्रिक बता रहा हूँ कि जहाँ इवन नंबर आ गया तो वहाँ पोस्टल वैलिड तुम्हारा पोस्टल वाला डीडी आ जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, है ना, क्या आ जाएगा, पोस्टल वाला तुम्हारा वो आ जाएगा। ठीक, पोस्टल वाला, तो इतनी बात मेरी ध्यान रखना कि पोस्टल वाला क्या आ जाएगा। देखो M1 में और M3 में तो पोस्टल वैलिड आएगा नहीं, M2 और M4 में आएगा, ये याद रख लो बस। ठीक है, इवन नंबर में आएगा। तो M2 मैंने बताया कि M1 में क्या था, पब्लिक करेंसी थी, डीडी प्लस बैंक ड्राफ्ट बैंक था, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब उसके बाद M2 हो जाएगा M1 प्लस डीडी, यानी कि बस क्या हो जाएगा, M1 में ऐड हो जाएगा हमारा पोस्ट डीडी वाला, पोस्ट वाला डीडी। उसके बाद M3 को बोलते हैं ब्रॉडर मनी। तो M3 हो जाएगा M1 प्लस टीडी, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, पोस्टल वैलिड नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना M3 में। उसके बाद है M4 में आता है M3 प्लस डीडी प्लस विद पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो M3 है मतलब ऊपर वाला नीचे वाले में जुड़ता रहेगा। अब मैंने एक चीज बताई है कि जो इवन नंबर है, इवन में पोस्टल याद रखना, पोस्टल जरूर आएगा। तो अब देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को, हम M3 के बारे में पूछ रहा है हमसे, तो दिमाग से निकाल दो कि पोस्ट तो आएगा नहीं, पोस्टल तो इसमें। तो जनता के पास मुद्रा बिल्कुल सही है, यानी कि फिजिकल जिसे बोलते हैं हम। बैंकों के पास जमा बिल्कुल ठीक है, और बैंकों के पास टीडी बिल्कुल बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, सही है। मैंने बताया था कि M3 में क्या आ जाएगा, टीडी यानी टाइम डिपॉजिट विद बैंक आ जाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 2002 में पूछा था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो फिर अच्छा ये वही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ब्रॉड मनी M3 में शामिल है, जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा राशि, बैंकों के पास जमा समय अवधि, बिल्कुल सही है M3। तो ये हो गया है ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 1999 में पूछा भाई, किसानों की उनकी छोटी और लंबी अवधि की जरूरतों के लिए कई स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है, किसानों को ऋण के मुख्य स्रोतों में शामिल है। तो भाई किसानों को देखो छोटी और लंबी अवधि के लिए कौन दे रहा है लोन, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां होती हैं हमारी, जो किसानों को मदद करती हैं। हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, RRB होता है हमारा, रूरल जो हमारे बैंक होते हैं, ठीक है, RBI नहीं है, RRB है। और निजी साहूकार, यानी कि लोग पहले जमाने में क्या करते, जो हमारे साहूकार होते थे, खूब ब्याज खूब शोषण करते थे, उनसे पैसा लेना मजबूरी था, तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन नाबार्ड, RBI, नाबार्ड देखो डायरेक्ट किसानों को पैसा नहीं देता, नाबार्ड क्या करता है, जो प्रथमा बैंक वगैरह होती हैं उनकी मदद करता है और वो पैसा देते हैं। RBI बिल्कुल नहीं देगा पैसा, भाई RBI क्यों देगा किसानों को डायरेक्ट, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। उसके बाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अग्रणी बैंक, IRD, ये भी नहीं देते भाई। और बड़े पैमाने पर बहुउद्देशीय आदिवासी कर, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन तो खैर है नहीं उसकी। अब देखो फिर क्वेश्चन आ गया यार, यही ब्रॉड मनी का, ब्रॉड मनी मतलब M3 फिर आ गया, बार बार पूछ रहा। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। 1997 में पूछा, ठीक, जनता के पास मुद्रा हमने पढ़ा है, बिल्कुल जनता के पास जो पैसा रखा रहता है वो भी इसमें आता। बैंकों के पास जमा बिल्कुल ठीक है, बैंकों के साथ समय अवधि जमा बिल्कुल ठीक है, RBI के साथ अन्य जमा बिल्कुल ठीक है। भाई इसमें चारों आ रही हैं, यानी कि देखो देखो ये जो है तुम्हारा पहला, दूसरा और फोर्थ जो है, ये तो M1 बन गया। और M1 में हम अगर ये जोड़ दें टाइम डिपॉजिट, ठीक है, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, तो क्या बन जाता है, M3 बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये C सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, C। लेकिन इसमें इन्होंने B दे रखा, B ये गलत दे रखा, ठीक है, तुम C कर लेना, C इसका आंसर सही है। और उसके बाद है हमारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित किसके साथ बढ़ता है। मुद्रा गुणक फिर मनी मल्टीप्लायर आ गया। देखो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, 1980 में पूछा इसने, ठीक है। तो नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, भाई मैंने बताया कि जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जनसंख्या की बैंकिंग आदत में वृद्धि, देखो ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल
उधर भी हमने जनसंख्या आदत पढ़ी थी, लोगों की आदत जो होती है खूब पैसा निकालने की, अंदर डालने की, तो उससे मनी मल्टीप्लाई उनका बढ़ता रहता, मल्टीप्लाई होता रहता। तो ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलो भाई चलो भाई चलो। और उसके बाद आ गए हम जामिया वाले क्वेश्चन पर आ गए। देखो हमारे जितने भी यूपीएससी ने 1980 या 79 तक जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं जामिया वाले क्वेश्चन पे। तो जामिया भी वही रिपीट कर रहा है M3 बार बार। तो M3 हमने रट लिया यार, अब तो बिल्कुल, अब तो ये गलत होगा ही ना किसी हाल में भी। देखो करेंसी जो लोगों के पास है, डिमांड डिपॉजिट जो पैसा जमा कर दिया बैंकों के पास, टाइम डिपॉजिट अभी आया था, और उधर अदर RBI, तो M3 बन गया ये। यानी कि ये क्वेश्चन तो समझ लो सदाबहार क्वेश्चन है भाई। उसके बाद है तुम्हारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड द इंक्रीज द मनी मल्टीप्लायर। फिर यार मनी मल्टीप्लायर बार बार पढ़ने थक गए पढ़ते पढ़ते। तो डिक्रीज बिल्कुल सही है, डिक्रीज होना चाहिए, कोई नीचे होता जो हमारा वो होता। इंक्रीज बिल्कुल गलत, डिक्रीज होना चाहिए था, यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। डिक्रीज इन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लोन, हाँ जब लोन जब कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, डिक्रीज द रेट, जब लोन कम हो जाएगा तो बैंक के पास क्या हो जाए, इंटरेस्ट रेट, उससे कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा, और उससे क्या होगा, लोग खूब लेन देन करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। तो देखो ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है इसका, ये लिखा हुआ फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से कर लेना। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, क्या है, स्थायी जमा सुविधा। अब आ गया भाई हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो हम डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है, जामिया मैंने पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो होती है, RBI द्वारा बैंकों से अतिरिक्त लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि जब बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो RBI क्या करती है, पैसों को एब्जॉर्ब करना चाहती है। ठीक है, एक टूल है, इसमें कोई भी गारंटी वारंटी का कोई चांस नहीं होता, मतलब ऐसी ले लेती है, कोई गारंटी नहीं देती RBI। ठीक है, और ये इसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 2022 को हुई थी। ठीक है, लागू किया गया था 6 अप्रैल 2022 को। अब इसमें क्या होता है, ब्याज दर रिवर्स रेपो रेट से अधिक होती है लेकिन रेपो रेट से कम होती है। जो रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट यानी कि उससे अधिक होती है लेकिन रेपो रेट से कम रखी जाती है। रिवर्स रेपो रेट वो होता है जो पैसा क्या कहते हैं, वापस एक्स्ट्रा जो पैसा होता है बैंकों के पास जो वापस लेता है RBI, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखता है, ठीक है, लेकिन रेपो रेट से कम रखता है। और ये ओवरनाइट और उससे अधिक के लिए है, मतलब कि एक दिन के लिए भी हो सकता है और उससे अधिक के लिए भी हो सकता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो अब इसमें क्या है, ये बिना किसी हाँ बिल देखो आ गया ना, इट ऑब्जर्विंग द लिक्विडिटी विदाउट द कोलेट्रल, यानी कि इसमें कोई कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती। RBI को क्या ज़रूरत पड़ेगी कोलेट्रल की, ठीक है, वो तो अपने आप में एक खुद ही वो है पृथ्वी में वो गारंटी। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ओवरनाइट, गलत बात है बिल्कुल भाई। अभी मैंने बताया कि ये ओवरनाइट पर लागू होती है, और तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और HDF दर रेपो दर से कम दर पर रखी जाती है, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें हमारा पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओवर वैल्यूड करेंसी। देखो ओवर वैल्यूड करेंसी क्या होती है, जब किसी देश की करेंसी, मैंने यहाँ ही लिख दिया आप क्वेश्चन में, जब किसी देश की करेंसी की एक्सचेंज रेट उसकी रियल परचेजिंग पावर से अधिक रखी जाती है। यानी कि एक देश की गवर्नमेंट, मान लो इंडिया की गवर्नमेंट, हमारा क्या है डॉलर अभी 80 मतलब $1 80 का या 88 का चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, जानबूझ के उसे जो है ना, उसकी जो एक्सचेंज रेट है उसे $1 को 70 रुपये पे रखे। ठीक, मतलब जानबूझ के कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से, तो उसे हम कहते हैं ओवर वैल्यूड करेंसी। हम अपनी करेंसी की वैल्यूज को बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब कि दिखा रहे हैं, है नहीं एक्चुअल में, लेकिन हम दिखा जो रहे हैं उसे बढ़ा के दिखा रहे हैं, तो उसे कहते हैं ओवर वैल्यूड करेंसी। तो अति मूल्यांकित मुद्रा कहा जाता है यदि ₹1 की रियल जो मार्केट कीमत है वो डॉलर में 0.012 होनी चाहिए, लेकिन हम सरकार क्या कर रही है, उसे 0.0015 दिखा रही है, यानी कि ₹1 की कीमत ज़्यादा दिखा रही है डॉलर में, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओवर वैल्यूड मानते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो वो होता है क्या कहते हैं, बाहर से जो हम सामान खरीदते हैं वो सस्ता पड़ता है हमें, ठीक है, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो हमारा महंगा हो जाता है। यानी कि बाहर के लोग जब आएंगे, मान लो उन्हें क्या कहते हैं भाई, डॉलर महंगा पड़ेगा, है ना, तो वो कम खरीदेंगे सामान, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि हमें ₹1 में ज़्यादा डॉलर मिलेंगे, तो हम बाहर से सामान ज़्यादा खरीदेंगे, तो आयात बढ़ेगा और हमारा जो निर्यात है वो घटेगा। तो पहला ऑप्शन जामिया वालों का ये ठीक हो जाएगा। दूसरा, आयात को फिर महंगा, गलत बात है बिल्कुल नहीं, आयात तो सस्ता होता है। आयात और निर्यात सामानों में बिल्कुल गलत है, सस्ते हो जाएंगे, ठीक, और ये गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। अब देखो एक चीज़ बात है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है भाई,
इसमें आया मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो बनाती है आरबीआई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाती है ताकि जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, और जो रेट है बैंक रेट वगैरह उन्हें सही तरीके से किया जा सके, और जो पैसे का जो फ्लो है मार्केट में वो सही तरीके से किया जा सके। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी में आती है, ठीक है। अब देखते हैं चेंज ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। भाई ये तो वो करता है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट करती है, ये उसका पार्ट है ही नहीं। और चेंज इन द टैक्सेशन, टैक्स में भी कोई टैक्स भी उसका ही पार्ट है, फिजिकल पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है पहले और बी से। सी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये बात सही है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है ये। क्या होता है? क्वांटिटेटिव ओपन मार्केट ऑपरेशन। और मोरल सोजन ये होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो अब ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में ये ओपन मार्केट ऑपरेशन और मोरल सक्सेशन जो होंगे ये क्या होंगे? हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट हैं, ठीक। तो ये मैं बता दूंगा बाद में आप लोगों को, ठीक। नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा ये क्या क्या होते हैं हमारे। बाकी तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है भाई। और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में कौन सा? तो हॉकिस हॉकिस स्टाम्प हॉकिस स्टाम्प का मतलब होता है कि जो सख्त सख्त नीति होती है, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उसे हॉकिस स्टाम्प कहते हैं। और जो डेविस स्टांस होता है वो क्या होता है? वो ग्रोथ यानी कि नरम नरम बोल सकते हैं हम, नरम नीति जो होती है उसे डेविस स्टांस बोलते हैं। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना तो हम अपनाएंगे हॉकिस स्टाम्प विधि, और अगर हमें इन्फ्लेशन जैसे पैसे को बढ़ाना है मार्केट में तो हम डेविस स्टांस अपनाएंगे। तो मुद्रास्फीति घटाने के लिए तो ये है बिल्कुल सही, बी सही हो जाएगा। और उसके बाद है भाई देखो, यूपी आतिया फाउंडेशन ने पूछा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कि जो हमारा आईएमएफ है वो क्या करेगा, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो वही करता है कि जो जैसे कहीं बाढ़ आ गई, किसी को परेशानी आ गई तो उसे एकदम पैसा देने के लिए, ठीक है। और ये 1993 आईएमएफ में कोई वित्तीय सहायता नहीं ली। हाँ ये बात सही है कि भारत ने 1993 से कोई भी ऋण नहीं लिया। 1991 में लिया था भारत ने, क्योंकि उस टाइम हमारी हालत ख़राब थी, तो उसके बाद से हमने कोई भी ऋण नहीं लिया है। और उसके बाद है भाई हमारा अगला क्वेश्चन आतिया में पूछा था ये, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हानि या व्यय की भरपाई के लिए किसी संपत्ति के मूल्य को कम करने के लिए लेखांकन में एक राइट डाउन किया जाता है। ये बात सही है, ठीक है। भरपाई के लिए राइट डाउन, एक राइट ऑफ तब होता है जब संपत्ति पूरी राशि हटा दी जाती है और संयुक्त पुस्तकों में पूरी तरह समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, पहले और तीसरा, इसके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। डिफॉल्टर के साथ डिफॉल्ट की गई राशि का एक स्तर तक प्रतिशत वापस भुगतान करने का सौदा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो ये है राइट डाउन का मतलब ये है कि जो जैसे किसी ने लोन लिया तो भरपाई के लिए किसी परिसंपत्ति के मूल्य को कम करने के लिए लेखांकन में एक राइट डाउन दिया जाता है। मतलब वो कहता है कम कर देता पैसे के भी, चलो इतना चुका दो। तो राइट ऑफ तब होता है जब संपत्ति पूरी राशि, यानी राइट ऑफ तब होता है कि भाई पूरा ही पैसा डूब गया, यानी कि मान लो जो भाग गए हमारे देश से, ठीक है, लेके पैसा, तो फिर वो राइट ऑफ कर दिया था कि वो आप वापस करेंगे नहीं। हेयर कट ये होता है कि डिफॉल्टर के साथ डिफॉल्ट की गई राशि का एक स्तर प्रतिशत भुगतान करने के लिए सौदा है। मतलब वो कहता है कि भाई जो है देखो तुम कुछ पैसा, कुछ प्रतिशत पैसा जो है यहाँ पे जमा कर दो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आतिया। और उसके बाद यूपी पीसीएस ने पूछा, देखो ये राष्ट्रीय मुद्रा व मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति तय करती है, उसे नगमे विनिमय दर कहते हैं, यानी फ्लेक्सिबल विनिमय दर कहते हैं। इसमें सरकार या आरबीआई सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, ठीक है। क्या होता है, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन सही है। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नहीं, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वो होती है तो वो किस पे डिपेंड करती है? ट्रेडिंग, निवेशक जो है हमारे जनता है उस पर डिपेंड करती है, बाजार पे। आरबीआई इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो ये था भाई हमारा आज का वीडियो। आई होप कि तुम्हारे समझ में आया होगा। लॉन्ग वीडियो हो गई है लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को देखना अच्छे तरीके से। आपका जो है मनी वाला क्वेश्चन मैं गारंटी दे के कहता हूँ कभी गलत नहीं होगा। कभी चाहे यूपीएससी कितने घुमा फिरा के पूछ ले, मनी वाला क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँगा, विजन आईएएस के जो मनी से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसकी टेस्ट सीरीज में वो मैंने छांट ली है, वो मैं तुम्हें जो है पीडीएफ दूंगा और आप लोगों को वो सोल्व करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसे जो है अच्छे से देखना और लाइक करना और शेयर करना।